हेलो। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सीरीज जो कि है काइनामेटिक्स। ठीक है, ये क्लास 11 का हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। जो हमारी पिछली सीरीज चल रही थी फिजिकल डायमेंशंस एंड डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन एनालिसिस की, अ, उसके दो ही वीडियो आ सके हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, या जो उसमें पार्ट है बेसिक मैथमेटिक्स का और जो थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो मैं सोचता हूँ उनको बाद में कवर करेंगे। उसकी वजह से बड़ा डिले होता जा रहा है। ठीक है, बड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बड़े रुके हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये, जो उसमें छोटे मोटे मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, उसे हम लोग जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पूरी फिजिक्स में जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए डिफरेंशिएशन की, या इंटीग्रेशन की, या ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत तो आपको उसकी ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग या मान लीजिए डिफरेंशिएशन हल्के पूरे वो तो आते ही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बीच में कभी जब टाइम मिलेगा तो हम उसको कवर कर लेंगे। अभी हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है काइनेमेटिक्स। इसके हर साल हम जानते हैं नीट में 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो काइनेमेटिक्स में हमारी पहली चीज़ है, वो शुरू होती है मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन से। जो हमारा कंसेप्ट ये चैप्टर शुरू होता है, वो शुरू होता है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो हमारी चीज़ शुरू यहाँ से होती है, रेस्ट एंड मोशन से। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पहली चीज़ ये है कि रेस्ट एंड मोशन को हम एक ये एक रिलेटिव मोशन या रिलेटिव रेस्ट, किसी मतलब कि ये से हम जिसे रेस्ट एंड मोशन को बिना किसी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू के डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कहने का क्या है कि हम ये नहीं कर सकते बिना किसी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, किसी ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसमें आप ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब ये ट्रेन आप जानते हैं कि हम बी वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, इसमें दो ऑब्जर्वर है। ठीक है, एक पॉइंट, एक ऑब्जर्वर है ए बी, एक ऑब्जर्वर है ए, इसे आप खुद है। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, अब ये ट्रेन बी वेलोसिटी से चल रही है, तो इसके आसपास जो ट्रेन है, पेड़ हैं, पौधे हैं, आया जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आदमी है। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्ट में क्या है कि वो चल रहे हैं। ठीक है, बी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये सब पेड़ पौधे ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम आप अगर बी पॉइंट को देखें जो आपके साथ उसी ट्रेन में है, तो आप क्या कहेंगे, ये रुका हुआ। हालांकि बात क्या है कि आप बी मोशन, आप भी चल रहे हैं, बी से ही ये भी चल रहा है, ये भी मोशन में है। और दूसरे इसी में एक और चीज समझ लेते हैं। आप मान लीजिए कोई यहाँ पे एक आदमी है सी। ठीक है, उससे पूछा जाएगा कि ये दोनों आदमी के बारे में बताइए। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि मैं रुका हुआ हूँ, ये दोनों लोग वी वेलोसिटी से, ए भी वी वेलोसिटी से चल रहा है और बी भी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात क्या है, ये क्या कह रहे हैं, ये रुके ये चल रहे हैं, मैं रुका हुआ हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि मैं रुका हुआ हूँ और ये दोनों आपस में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि रेस्ट और मोशन की जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर के। ठीक है, ऑब्जर्वर उससे क्या देख रहा है, मतलब फ्रेम ऑफ, बेसिकली इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ठीक है, तो किसी भी अगर हम चीज की बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की, तो उन दोनों को सेम रेफरेंस में होना जरूरी है, तब वो उनकी सही चीजें बता सकते हैं, सही उनका मोशन या सही उनकी कंडीशन। ठीक है, आपने देखा कि एक ही पॉइंट पे एक आदमी कह रहा है कि वो चल रहे हैं और दूसरा आदमी कह रहा है कि ये चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये क्लियर है कि रेस्ट एंड मोशन जो है एक रिलेटिव टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर के। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ से बात करते हैं व्हाट इज रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर उसकी
पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स said to be in rest with respect to the observer. If the position of particle is not changing with the time with respect to observer, then it is called rest. Then it is called rest. ठीक है. वहीं पे अगर हम मोशन की बात करें, व्हाट इज मोशन, ठीक है, तो मोशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम चीज, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे नॉट हटा देंगे पूरा सेम, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ में विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन इट इज कॉल्ड अ मोशन. तो ये कहेंगे कि ये मोशन में है. ठीक है. मेन चीज सबसे पहले याद रखनी है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे. ठीक है. अगर आप मान लीजिए दो कारें चल रही हैं, एक बार और इसको क्लियर कर लेते हैं. ठीक है. दो कार हैं, ये भी पी वेलोसिटी से चल रही है और ये भी पी वेलोसिटी से चल रही है. ठीक है. इसमें वही दोनों आदमी बैठे हुए हैं, ए आदमी इस पर इसमें बैठा हुआ है, बी इसमें बैठा हुआ है और सी बाहर वाले कार में खड़ा है. ठीक है. ऐसे सी इसमें खड़ा है, तो सी के मुताबिक ये दोनों वी वेलोसिटी से चल रहे हैं. ठीक है. तो इन दोनों के मुताबिक ये क्या कहेगा, ये रुके हुए हैं, बी क्या कहेगा कि ये रेस्ट पे है, और बी क्या कहेगा ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं. तो इन दोनों के लिए क्या है, ये रुके हुए हैं. लेकिन सी वाला क्या कहेगा कि ये भी बी वेलोसिटी से चल रहा है और ये भी बी वेलोसिटी से चल रहा है. तो इस पर क्या है पे डिपेंड कर रहा है कि कौन उसको कहाँ से देख रहा है. अगर ये भी इसके साथ ही बैठ जाए बी के साथ, तो ये क्या कहेंगे तीनों आपस में रेस्ट पे है. अंडरस्टैंड ये बात. आप आई होप ये बात क्लियर होगी पॉइंट ऑफ व्यू वाली. ठीक है. इसमें रेफरेंस की बात करते हैं, किस रेफरेंस से बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. अब इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं. वो क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस, ठीक. डिस्टेंस क्या है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो एक्चुअल सच्ची मुची में जो पाथ चला गया, जो रास्ता सच्ची मुची में, अक्सर देसी भाषा में लिखते हैं सच्ची मुची का जो पाथ ट्रेवल किया गया. ठीक है. अब इस पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है. ठीक है. और ये आपका पॉइंट मान लीजिए बी है, या उसको अपने सीधे सीधे हम उसमें कार्टेशियन फ्रेम में समझते हैं. ठीक है. ठीक है. ये मान लीजिए आप ए से बी गए, ये मान लीजिए 0,0 है. ठीक है. ये मान लीजिए आप 3,0 है. ठीक है. तो आपने कितनी डिस्टेंस चली ए से बी जाने में, 3 मीटर. ठीक है. 3 मीटर्स में. और ये मान लीजिए ये हमारा 3,4. ठीक है. तो आपकी क्या आपने डिस्टेंस चली, आप चले 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 ए से बी पे आए और बी से फिर कहाँ गए, बी से आप गए सी तक. तो आपका अगर पूछा जाए आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो आप ए से बी कितना गए, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस आपने टोटल कितना रास्ता आप चले, जो टोटल पाथ आपने कवर किया. ए से बी गए 3 मीटर. ठीक है. बी से सी गए 4 मीटर. टोटल आपने कितना चला, 3 + 4 = 7 मीटर. ये हमारी डिस्टेंस है जो आपने टोटल रास्ता कवर किया पूरा. मतलब इसमें आपने पूरा रास्ता, आपको पता है कि आप ए से बी गए और बी से सी गए, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 3 मीटर और ये 4 मीटर. टोटल कितनी है, हमारी 7 मीटर. अब एक चीज देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस में क्या क्या पता होता है, क्या चीज डिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं. पहली चीज, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. ये स्केलर क्वांटिटी है. अंडरस्टैंड. मतलब इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. आप इसमें आई के जे के किसी की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, कौन कहाँ गया. बस क्या है कि डिस्टेंस चले. जैसे आपकी कार है या बाइक है, उसमें जो हमारा स्पीडोमीटर लगा होता है वो क्या बताता है कि डिस्टेंस चले. उसमें ये तो नहीं बताता कि आई में चले, ऊपर चले, नीचे चले, दाएं चले या बाएं चले, ये तो नहीं बताता. वो सिर्फ इतना बताता है कि 3,475 किलोमीटर, या जो भी उसकी रीडिंग्स लिखी हुई है वो क्या बताता है हमें कि इतनी डिस्टेंस ये गाड़ी चली जा चुकी है. ठीक है. दूसरा इसमें क्या हमें एक चीज़ होती है कि रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ते पे गए. डायरेक्शन नहीं है, रास्ता पता होना चाहिए किस रास्ते से गए. ए से बी गए, बी से सी गए. ठीक है.
अगर मान लीजिए कोई रास्ता अगर चेंज कर देता है, मान लीजिए कोई यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, तो उसने दूसरा रास्ता लिया तो उसकी डिस्टेंस अलग होगी, आपकी डिस्टेंस अलग होगी। तो पाथ शुड बी नोन, पाथ पता होना चाहिए, देसी भाषा में लिख देते हैं अपन, पाथ पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज पता चल गई, हमें पाथ पता होना चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी, इतनी चीजें तुम्हें पता है। और एक और कुछ होता है इसके बारे में, हम जानते हैं पाथ के बारे में। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि ये अब एक चीज हो सकता है कि किसी भी बाइक या कार की आपने स्पीडोमीटर में देखा है कि कोई गाड़ी निगेटिव में चली हो, कि -4000 किलोमीटर चल चुकी है, -5000 किलोमीटर चल चुकी है, -1 किलोमीटर चली, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इट कैन नेवर बी निगेटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाला बात हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब हम इसी में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। इसमें बात डिस्टेंस की बात हो गई, तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, पहली चीज, अब आपको ए से सी जाना था, ठीक है, आपने ये रास्ता लिया ए से बी, बी से सी, ठीक है। कोई ए से बी, बी से सी ना जाके डायरेक्ट ये रास्ता लेगा सीधा, ठीक है। ये रास्ता अगर किसी ने लिया तो वो ये रास्ता ना चल के वो कौन सा रास्ता चला, ये रास्ता। अब ये सब समझ सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगी। तो ये डिस्टेंस अगर हम पूछें कितनी होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आई थी, 7 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर्स, ठीक है। तो पहली चीज आप ये क्लियर करें कि पाथ, इसमें जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बीच की डिस्टेंस देखता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें हमें रास्ता पता होने की जरूरत नहीं। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं, पहली बात तो ये हम जानते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम उससे डिनोट करेंगे, वेक्टर से। उसमें हमें आई कैप, जे कैप, के कैप, जो हमने वेक्टर के अभी शायद हमने वेक्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में जो कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे, उस वेक्टर हम उसी में बीच बीच में अपने क्लियर कर लेंगे, ठीक है। या उसके ऊपर या एक दो वीडियो लगेंगे रिजल्टेंट और एंगल या कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वो हम आगे कवर कर लेंगे एक आध वीडियो में, ठीक है। इससे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जरूरत है, ठीक है। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है। दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इतनी बात हम बारे में जानते हैं, ठीक है। और कुछ और भी जानते हैं अगर इसके बारे में, तो हम वेक्टर क्वांटिटी जान लिख दिया। इनिशियल पॉइंट और डिपेंड्स ऑन, रास्ता पता होने की जरूरत नहीं, रास्ता पता होने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज हो गई, ये क्या है इसमें कि ये इनिशियल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। आपने ये जो हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, रोक के देख सकते हैं कि ये लाइव क्लास तो है नहीं, अपना रिकॉर्डेड लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों से कभी ये हो सकता है लाइव भी हो सके। 1000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है केवल, ठीक है। अब आप थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी के बीच में, ये हम मान लीजिए कोई इस रास्ते से जाता है, ठीक है। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को उनके बीच में जो रिलेशन है, जो कंबाइन, उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए दूसरा रास्ता लेता है ये,
मान लीजिए ये पथ 2 है, ठीक है, इस रास्ते से भी जा सकता है, कोई कोई हो सकता है इस रास्ते से जाना चाहे। तो मान लीजिए ये रास्ता 1 है, ये रास्ता 2 है, ये रास्ता 3, ठीक है। तो इससे हमारे क्या समझ में आ रहा है कि ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हो जाए, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, लेकिन अब देखें जो इसके बीच में जो एक जो रास्ता होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, जो मिनिमम होगा, ठीक है, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। यहाँ एक्चुअली यहाँ से ए से बी जाने के लिए रास्ता यहाँ भी चलना होगा कि नहीं, तो इसको हम डिस्टेंस भी मान सकते हैं, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस हो सकता है डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्टेंस है, हो सकता है ये इनके जस्ट इक्वल हो, या डिस्टेंस जो है मे बी डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो, लेकिन उससे डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं होती, क्योंकि ये इसका रिलेशन होता है, ये लिख सकते हैं डिस्टेंस लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बराबर तो हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है यही डिस्टेंस हो यही डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, तो ये हमने बराबर का साइन लगा दिया, और यह डिस्टेंस जो है इससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बात क्लियर हुई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्निंग पॉइंट वाला, जो अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे एवरेज वेलोसिटी या उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पॉइंट में देखेंगे। मान लीजिए ये कोई रास्ता है, ठीक है, ये जो हमने पहले बनाया था, डिजिटल रूट तो है नहीं, जो पीछे वाला आ जाए हमारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पॉइंट है 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट है 7, 6, 5, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब कोई अगर पूछे इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर देंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो हमारा क्या आएगा, फाइनल पॉइंट का इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है 7 - 2 5 आई कैप, पहला वाला जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम आई कैप लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हम बात सिर्फ 1D में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे झलक थोड़ा सा वेक्टर की देख लेंगे तो उससे हमें आगे आसानी होगी। 6 - 3 हमारा 3i जे कैप हो जाएगा, और 5, 4 हमारा के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका पोजीशन वेक्टर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये इसका हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना, अब हमें डी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। कोई गलती हो तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 25 + 9 + 1 अंडर रूट 25 + 9 34 + 1 35 अंडर रूट ऑफ 35, ये हमारा क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब हम एक थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज के उसके कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसी में देख लेते हैं हमने क्या लिया था, इसको मेरे कोऑर्डिनेट्स हटा देते हैं, ये हमारा वेक्टर को एक उसका मैग्नीट्यूड निकालने का कंसेप्ट देखना था हमें हल्का सा, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए 0, 0, ये पॉइंट मान लीजिए 3, 0, और ये पॉइंट मान लीजिए 4, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई गलती है क्या सर, सब ठीक है, 1 मिनट अभी आता है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं अपना। तो अगली बात ये है कि मान लीजिए एक हमें पॉइंट क्लियर करना, मान लीजिए डिस्टेंस किस कंडीशन में इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, कि डिस्टेंस और हमने जो भी इक्वलिटी देखी थी, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो या उसके ज़्यादा हो, तो एक कंडीशन हमेशा ये तो देखा हमने डिस्टेंस
ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, लेकिन ये कंडीशन कब ट्रू होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आई थी? डिस्टेंस आई थी हमारी 7 मीटर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया था? 5 मीटर्स। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं, यहाँ से ए से बी और बी से सी जाने में क्या हुआ है कि ए से बी गया पहले बंदा, फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। तो जब डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल्स टू। इसका दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर हम डायरेक्शन को चेंज ना करें, ए से बी ही जाए डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्शन में चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या देखें हमने, डिस्टेंस भी इक्वल है, सिर्फ अगर हम ए से बी की बात करें, ठीक है। तो बंदा कहाँ गया? ए से बी गया सीधा, ठीक है, और ए से बी गया डायरेक्ट, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस भी हमारी 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना होगा? 3 मीटर। तो ये कंडीशन तब कब इक्वल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली? कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होंगे कब? जब हमारी बॉडी इफ द पार्टिकल does not changes its direction, then its distance equals to the displacement। शॉर्टकट में लिखा है, आप तो समझदार हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे कब? ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम थोड़े से ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी के बीच जो हमने पोजीशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, इसी के बीच में हम एक ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि आई क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आता है इसमें, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो सकती है हमारी कि कौन सा ग्राफ वैलिड है, कौन सा ग्राफ वैलिड नहीं, ठीक है। तो पहला हमारा ग्राफ ये है, थोड़ा सा ग्राफ्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहला ग्राफ ये है हमारा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी, ये मान लीजिए डिस्टेंस, ठीक है, और ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ग्राफ हो सकता है, कौन सा ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस बार यहाँ पे डिस्टेंस थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे टाइम ही है, ठीक है। ये इधर मतलब इनका गोला कौन सा कितना बड़ा है इस पर डिपेंड नहीं है, समझिए डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा ग्राफ ये हमारा ये है, इस बार इस बाई एक्सिस पे पोजीशन दिखा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ग्राफ वैलिड है, कौन सा ग्राफ वैलिड नहीं, ठीक है। अब इसका ये चौथा ग्राफ है हमारा, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, वो बाई एक्स एक्सिस पे भाई हमारा टाइम, ये हमारा ग्राफ है, ये भी ग्राफ है हमारा, ठीक है। ये हमारा टाइम है, ये हमारी पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। अब इतना बताइए कि इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या ये दिखा रहा है कि पार्टिकल डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए, और ये स्टार्ट है, ये मान लीजिए बी है, इसमें क्या डिस्टेंस पहले बड़ी 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 डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसमें आप क्या आई मैक्सिमम क्या है, इसके बाद डिस्टेंस घटना शुरू हुई। तो आप ऐसा देखा कभी डिस्टेंस, आपने अभी क्या पीछे बताया कि डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है, हमेशा जितने गाड़ी धीरे चलाएं या तेज चलाएं, क्या होगा, स्पीडोमीटर जो कार, आप स्पीडोमीटर को कंसिडर करिए कार का, ठीक है। आप कार में चलते जाएंगे तो स्पीडोमीटर आप चाहे धीरे चलें या तेज चलें, ऐसा तो नहीं होगा कि डिस्टेंस उसकी कभी डिस्टेंस माइनस में चलना शुरू हो जाए। मतलब आपका भी डिस्टेंस था, मतलब 12,000 किलोमीटर स्पीडोमीटर दिखा रहा था,
थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि स्पीडोमीटर 12,500 ही दिखाएगा, 13,000। ऐसा नहीं होगा कि पहले 12,000 था अब 11,000 पे हो गया, अब 11,500 पे। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, पहले डिस्टेंस बड़ी बड़ी बड़ी, उसके बाद डिस्टेंस क्या हुई, घटना शुरू हुई टाइम के साथ। जैसे टाइम बढ़ रहा तो ये डिस्टेंस घटना शुरू हुई। ये ग्राफ वैलिड नहीं, ये ग्राफ नहीं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए पहले डिस्प्लेसमेंट पहले बड़ा 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 बड़ा, उसके बाद पार्टिकल पीछे आना शुरू हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाए। जैसे कि इसी ग्राफ में दिखा देते हैं थोड़ा सा पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ चलना, फिर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमम पे आया, उसके बाद क्या हुआ, पीछे आना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये वैलिड पॉइंट है, ये ग्राफ बनेगा। दूसरा टाइम, ये नीचे टाइम ही है, ठीक है, ये पोजीशन इसमें। अब आप एक चीज क्लियर रखें कि ग्राफ में जो लाइनें बनी होती हैं, ग्राफ ये बॉडी का रास्ता नहीं दिखाते पार्टिकल का, ये केवल उसकी दो क्वांटिटीज के बीच का वेरिएशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि पहले पार्टिकल बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो सकती है कि पहले पार्टिकल की डिस्टेंस बड़ी चेंज हुई, उसके बाद चेंज होती जा रही डायरेक्ट हमेशा, फिर उसके बाद वहीं पे आ गए। ये वाली बात हो सकती है कि इसमें हो सकता है कि पार्टिकल पहले चला चला चला, उसके बाद में अपने जहाँ से शुरू हुआ था, मान लीजिए x = 0 से शुरू हुआ, उसके बाद फिर अपने टाइम, कुछ टाइम के बाद, t के बाद उसी पॉइंट पे आ गया हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ये वाला ग्राफ भी बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस उल्टी चल रही है। देखना पहले डिस्टेंस मैक्सिमम, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम है, उसके बाद क्या हुआ, टाइम के साथ ये डिस्टेंस घटती जा रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पहले वाले ग्राफ में बताया, फर्स्ट ग्राफ में, सेकंड ग्राफ। आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से, ठीक है। 5 नंबर का ग्राफ क्या है कि इसमें क्या ये बता रहा है, टाइम के साथ में पहले पोजीशन चेंज होती जा रही, चेंज होती जा रही, चेंज होती जा रही, ठीक है। उसके बाद टाइम चलते जा रहा है, उसके बाद ये क्या है, पोजीशन इसकी सेम है, ठीक है। देखना पोजीशन एक जगह पर रुकी हुई, मान लीजिए कोई पॉइंट पे आई, ठीक है। आप बाइक लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आपने कार या बाइक कहीं पे, ये मान लीजिए कोई टाइम है हमारा t0 मान सकते हैं इसको, ठीक है। t0 के बाद आपने बाइक या कार को खड़ा कर दिया, उसके बाद क्या होगा, टाइम तो चलता जाएगा लेकिन पार्टिकल अपना सेम जगह पर रुका हुआ है, यानी कि बॉडी एक टाइम t के बाद में रुक चुकी है। ये ग्राफ हमारा ये बताता है। क्लियर है इतना? अब एक ग्राफ के बारे में और बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप ये बताना है कि आपको ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, अपने नाम पे देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पोजीशन है, ये मान लीजिए कोई ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ मैं लेटर लिख देता हूँ, जेड दिशा। अभी देखिए ये टाइम है एंड दिस इज द पोजीशन, ये टाइम है, ये हमारी पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, ये वाली एकदम जस्ट सामने से गुजर रही है, ठीक है, मतलब यहीं पे है इनका, ठीक है, जेड। तो अब चीजें हमारी कोई टाइम है t0, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल यहाँ भी है, मान लीजिए x0 भी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए y0 दे देते हैं, y एक्सिस है हमारी, ये y0 है, और ये मान लीजिए y1 है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे किसी पार्टिकल की दो पोजीशन हो, एट द सेम टाइम टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी पॉसिबल? तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। तो आपको ये चीज देखनी कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और ये भी अगर आमने सामने तो देखनी, एक टाइम t0 पे दोनों पोजीशन आमने सामने, प्लस एक साथ दो टाइम पे दो बार पोजीशन सेम जगह पे आ रही है। और ये मान लीजिए कोई t है, t0 है, ये मान लीजिए कोई 5t0 है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हम पोजीशन दो बार एक टाइम पे एट द सेम टाइम देखेंगे, टाइम सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक टाइम पे दो है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। तो अगर मेरा लेटर में ग्राफ बनाया जाएगा पोजीशन ऑफ टाइम के बीच में, लगता है कि अलग अलग क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पे कुछ और हो, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें और टाइम ले लें, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ तो जेड लेटर पे बनेगा, लेकिन पोजीशन
नहीं बनेगी। ठीक है, हो सकता है कोई पार्टिकल आगे जा रहा हो, फिर वहीं पे आ गया, फिर वहीं चल दिया हो, फिर वहीं पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है इस ग्राफ का, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ इस लेटर का पॉसिबल नहीं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं अपना, इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक साथ क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज क्या है स्पीड को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। हमारा नेक्स्ट टर्म है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी उस जैसी क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने सबसे पहले बनाई थी, क्या कि डिस्टेंस may be equal to or greater than always displacement। डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, हमेशा या तो इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी। कौन, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है, अगर एक चीज देखें, लेकिन इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं। अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हम एक चीज जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, टाइम से डिवाइड किया तो क्या आएगी स्पीड, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आती है वेलोसिटी। तो आप एक चीज यहाँ से एक चीज और क्लियर रखें कि स्पीड और वेलोसिटी में भी जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, वही रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी में भी है। स्पीड भी ऑलवेज बी इक्वल टू द वेलोसिटी। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम अपना वही जो हमने शुरू से लेके चल रहे हैं 3 4 5 वाला अपना जो पाथ है उससे एक चीज क्लियर करते हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी वाली बात। अब इसी ज्यादा थे, अभी क्या हमने निकाला है, स्पीड हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी किससे, वेलोसिटी से। हमारा जो रास्ता था ए से बी और बी से सी वाला, ए बी और सी, ये पॉइंट हमारा 3,4, ये पॉइंट हमारा 3,0, ये पॉइंट हमारा 0,0। ठीक है, अब आप ए से बी जाने हमें कितनी डिस्टेंस चली, 3 मीटर। मान लीजिए ये हमने डिस्टेंस चली इन टाइम 2 सेकेंड्स, और ए से बी जाने हमने डिस्टेंस चली कितनी 3 सेकेंड, 4 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, हमें निकालना है अपनी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या है, स्पीड, अब हमें पूरी ए से बी तक की, ए से सी तक की स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, कभी 3 मीटर 2 सेकंड में चला है, तो उसके बाद 4 मीटर 3 सेकंड में चला है, तो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, ना कि जैसे किसी। एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहीं एक कार में बैठे हैं, भाई कार में बैठ जाते तुरंत, कहीं 1,000 किलोमीटर आप गए हैं, तो आप कभी ऐसा भी हो सकता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ भाड़ का इलाका है तो 50 का भी चलते हैं, कहीं हाईवे मिल गया तो हमने सूद दिया 120 110 भी चल सकते हैं। ठीक है, तो सारी स्पीड हम उनका एवरेज लेते हैं, सारी डिस्टेंस जो चली है उसकी हम एवरेज लेते हैं। तो ये जो हमारा साइन लगाने का मतलब होता है कि हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं, यानी टोटल डिस्टेंस देखेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी चली है, 3 मीटर, 3 और प्लस 4, और टोटल टाइम हमारा कितना, 2 प्लस 3 5 सेकेंड्स, 7/5 मीटर सेकेंड्स। ये हमारी एवरेज स्पीड है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये हमारी एवरेज, ये जो साइन हम लगाते हैं इसका मतलब होता है कि एवरेज वेलोसिटी की बात हम करें। तो हमें यहाँ पे आप इस रास्ते की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है कि ए से सी डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ए से सी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, 5 मीटर। टाइम तो हमारा वही लगा टोटल, कोई यहाँ से गया और कोई यहाँ से गया, लेकिन दोनों ने टाइम सेम लगाया। तो सेम कितना टाइम लगाया, 2 + 3 5 सेकेंड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारी कितनी चीज आ रही है वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं ये बात हमारी क्लियर है कि 7/5 कितना आएगा हमारा 1 पॉइंट करीब 5 5 और 2 5 5 को 20 5.4 बेसिक जोड़ना पड़ता है 1.4 मीटर सेकेंड। तो ये क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। तो चीज क्लियर है कि स्पीड ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी, पहली चीज। अब इसी पॉइंट से हम एक चीज और क्लियर कर लेते हैं अपना कि जो हमने कभी फंडा सीखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं। तो क्या वैल्यू समझ क्या हमारे फंडा समझ में आया था कि डिस्टेंस और वेलोसिटी इक्वल तब हो सकते हैं अगर कोई पार्टिकल अपने पाथ को चेंज ना करे। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए ऐसे कोई बॉडी जा रही है, ठीक है, तो मान लीजिए ये बॉडी चली ए से बी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा चला है 50 मीटर्स, ठीक है, चला 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 50 मीटर्स चला इन 5 सेकेंड्स। टाइम कितना लिया 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स टाइम लिया, तो हमारी स्पीड मान लीजिए, पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड कितनी आई हमारी 50 मीटर्स अपॉन 5 सेकेंड्स, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देख रहे हैं ये एक ही रास्ते पे चले, ठीक है, तो इसकी कितनी स्पीड आई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर ये रास्ता चेंज कर लेता है, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे हम आते हैं कि ऐसे, या एग्जांपल आप शायद उसी एग्जांपल से समझाना ज़्यादा बेहतर लगेगा हमारे हिसाब से, जो एग्जांपल हमारा चल रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दें, इसी पे आते हैं, ठीक है। अब यहीं पे कि अगर क्या था स्पीड हमारी कितनी आई थी 1.4 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड वेलोसिटी हमारी कितनी आई थी एवरेज, ये हमारी आई थी स्पीड, और ये हमारी वेलोसिटी कितनी आई थी 1 मीटर पर सेकेंड। अब इन्हें इक्वल करने के लिए क्या है, टाइम तो दोनों ने बराबर लिया, तो हमें क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल करने हैं तो हमें क्या है कि इसका रास्ता चेंज ना हो। तो इसने अपना रास्ता बदल लिया तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल टू ना रहे, एक दूसरे से बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है, तो अगर हम इन्हें टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये भी इक्वल एक दूसरे से नहीं रहेंगे। अगर इन्हें एक दूसरे के इक्वल करना है तो उसकी कंडीशन क्या थी कि पार्टिकल शुड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और स्पीड को भी बराबर करने के लिए क्या है फार्मूला, हमारा क्या कंसेप्ट है कि उनके डायरेक्शंस चेंज नहीं होना चाहिए, जो पार्टिकल जिस रास्ते पे जा रहा है उसी रास्ते पे जाए, तो हमारा वेलोसिटी और डिस्टेंस स्पीड हमारी बराबर आएगी, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि स्पीड में क्या रहेगा कि हम उसको आई जे कैप डंडा नहीं थमाएंगे, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्या रहेगा उसको अंधे को एक लाठी थमा दी जाएगी, आई जे कैप कोई डायरेक्शन बता दी जाएगी कि इस डायरेक्शन में आपको चलना है, तो वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसी पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। मतलब ये है ग्राफ, ठीक है, देखो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसकी रेडियस है मान लीजिए 5 मीटर, और रेडियस है तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। ए पॉइंट चला है यहाँ से ऐसे सीधे, ठीक है, और बी पॉइंट चला है ऐसे इधर से, ठीक है। तो हम टेबल बना देते हैं, ये मान लीजिए हमारी डिस्टेंस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी एवरेज स्पीड, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टोटल टाइम दे देते हैं, टोटल टाइम दोनों के लिए है 5 सेकेंड्स, ठीक है।
ये हमें टेबल भरनी है पूरी, ठीक है। ये पॉइंट, ये बॉडी ए के लिए, ये बॉडी बी के लिए, ठीक है। तो ए बॉडी कितना चला, इस रास्ते को चला। अब ये कितना है, सर्कुलर होता तो 2πr होता, लेकिन ये कितना है, हाफ। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, हमें डिस्टेंस चाहिए तो हमें टोटल पाथ ट्रेवल चाहिए होता है, ना कि ये वाला। शॉर्टेस्ट वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल पाथ कवर्ड कितना, हमें इसमें क्या चाहिए, ए पॉइंट, इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए इसमें, ठीक है। फाइनल और इनिशियल, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधा सर्कुलर है तो पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी, आर डायरेक्ट आर ही रखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आर दिया नहीं अगर, तो अगर दे देते तो मान लीजिए 5 कुछ भी, तो यहाँ पे आर ठीक है रख देते, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा कि ये आर और ये भी आर, तो कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। और स्पीड हमारी कितनी आएगी, टोटल स्पीड अगर हमें चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारी कितनी है टोटल, पाई आर अपॉन 5। और मैं अगर वेलोसिटी चाहिए तो 2r अपॉन 5। अरे ये तो ए के लिए भरना था ना, सॉरी, ठीक है। ये लोग बना दी क्या हमने, चलिए ये तो ये चला ना, तो ये डिस्टेंस हम लेंगे, तो इसके लिए ए के लिए डिस्टेंस ये आई, और ए के लिए स्पीड आएगी ना, तो ए की ये स्पीड वाले नहीं बनना देते इसके लिए, सॉरी ये स्पीड, तो इसकी स्पीड वाले कॉलम में इसका भर देंगे ना, पाई आर अपॉन 5, ठीक है। ये डिस्टेंस है हमारी 2r, यह हम कॉलम हटा देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाला जो कॉलम है हमारा, आई होप समझ आएगा, समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट वाले 2r हो जाएगा, और इधर में एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ये 2r अपॉन डिस्टेंस 5, ठीक है। गड़बड़ लग रहा है, मतलब ये अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं डायरेक्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, सवाल बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं अपनी वेलोसिटी, जो स्पीड देख चुके हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी हमारी होती है 2 टाइप की। वेलोसिटी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम अभी आपको बताया एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखिए एवरेज वेलोसिटी तो अभी पहले बता चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बॉडी ने किया उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपनी, तो पहले कर चुके हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए फाइनल पॉइंट, एक्स है जो हमारा इनिशियल एक्सिस, जो हमारी एक्स एक्सिस मान ली, माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता हमारा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हमें चाहिए है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बताते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कहने का मतलब क्या है। तो मान लीजिए उसको हम कोई वो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, उसके पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कुछ एक्स वेक्टर करके दिया, ठीक है। तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बताएंगे कि dx अपॉन dt, ठीक है। ये हमारी एक एट एनी इंस्टेंट पे वेलोसिटी देगा, एट टाइम t, ऐसे नोट कर सकते हैं, t इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू t सेकंड्स, ठीक है। जैसे आप कोई कार घूम घूम के कार बैठते हैं, आप किसी कार में बैठे, ठीक है, कार किसी वेलोसिटी से चल रही, वाली कभी 80 कभी 70 कभी 50, ठीक है। तो किसी ने आपने ओवरऑल जर्नी का आपसे किसी ने पूछा कि एवरेज वेलोसिटी बताइए कितनी होगी,
तो आपने टोटल डिस्टेंस जोड़ा कि वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, उससे आपने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारी क्या आई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा उसका आएगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन कोई कहे अगर एट द साइन इंस्टेंट टाइम में पूछे, जैसे कोई कार के पीछे बैठा है हमारे, तो कोई बैठा नहीं, ठीक है, हमारे साथ में कोई बैठा है, उसने तो झाँक के देखा स्पीडोमीटर पे, कभी दिखा रहा 80 किलोमीटर एकदम एट टाइम टी पे देखा कि देखा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी है, तुरंत की स्पीड कितनी है, समझ रहे, तो हमें डायरेक्शन पता है किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो उसमें हमें उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी पता है। कभी देखा हमने जस्ट देखा कि 100 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी। जैसे स्पीड भी आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10, ठीक है, ये हमारे दिए गए उसके पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब कोई कहेगा इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, टाइम t इक्वल्स टू 2 से लेके टाइम t इक्वल्स टू 4 तक, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज तो इसका साइन ही लेना, सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो आप एट एक बार क्या डालेंगे, एट एक्स प्लस टू टी डालेंगे, तो उसकी देखेंगे पोजीशन क्या है, तो इसकी एट इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, तो हमें इसमें अगर डालने से क्या है, इनिशियल पॉइंट मिलेगा हमारा एक्स, टू के टाइम में डालेंगे, टू टू जा 4 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 10, 8 4 12 प्लस 10 22 ये आया, ठीक है। अब हम डालते हैं एक्स प्लस टू, मान लीजिए ये हमारा आया इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा आया एक्स प्लस टू 4, अगर डालते हैं 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 10, ये ना 2 4 16 प्लस 4 4 16 प्लस 10 कितना आएगा, 16 16 32 और 10 42 42, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, और 42 फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 22 अपॉन कितना है टोटल टाइम, 2 से लेके 2 से लेके 4 तक जाने कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, 4 माइनस 2, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे 4 माइनस 2, 42 माइनस 22 20 अपॉन 2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें अगर हम आई भी इसको थमा दें, इसका आई कैप, ठीक है, ये क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर। अब आप आपने क्या, हमें क्या देखा कि हमने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट इसकी पोजीशंस को देखी, उसको पोजीशंस को इनिशियल माइनस फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया, हमने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई पूछता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या है कि dx by dt, ठीक है, मतलब ये भी वही है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन ये क्या बहुत ही एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल बॉडी ये हमारी डिस्टेंस है, ये 2 सेकेंड है, और कोई पूछा है एकदम जस्ट dt टाइम बहुत छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा, मान कोई पूछे 2.00000001 सेकेंड की इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, हमारे बहुत ही छोटे से टाइम में कितना चलेगी, बहुत छोटा सा चलेगी, उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, ठीक है, तो बहुत छोटा सा ही टाइम चलेगी, dx टाइम में dt टाइम में dx ही चलेगी, इसीलिए तो हमने लिया टोटल dx अपॉन dt, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब यहीं से हम अपना थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी के बारे में भी बात कर ली जाएगी भाई, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर लेते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया है हमारा x की पावर n, ठीक है,
इसको हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के टाइम में मान लो, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे कि जो इसकी पावर होती है उसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है, उसके साथ में, और जिसके एक्स वैसे रखेंगे और एन में से एक पावर कम कर देंगे, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। समझ रहे? इसी तरह से अगर हम एक्स की मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स एक्स के टर्म्स, ठीक है। क्या करेंगे, टू को आगे ले आएंगे और एक्स में से वन में से एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 2x। उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है इसका टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ये देखना किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहाँ पे टी है एक्स की जगह पे, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t प्लस 4t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी होगी 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसा ही रहेगा, t की पावर 1 है, 1 माइनस टी 1 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 0, टी की पावर 0 की वैल्यू 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 2t प्लस 4, ठीक है। लेकिन केवल इसको डिफरेंशिएट करके हम नहीं बता सकते इसकी इंस्टेंटेनियस क्या है वेलोसिटी। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, किस टाइम पे चाहिए, एट t इक्वल्स टू मान लीजिए 2 पे चाहिए, तो बस आप इसको 2 को इसमें पटक देंगे, टी एक्स बाई डी टी को 2 इंटू 2 प्लस 4 कितनी आएगी 8 मीटर्स पर सेकेंड। बस डंडा थमा दो आई। तो इसकी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है और इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या प्रोसीजर।